बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आसिफ खान। और आज हम फिर बात करेंगे PSL 8 के मुकाबलों की, जो लाहौर में कल पहला मुकाबला PSL 8 का हुआ। इससे पहले कराची में और मुल्तान में जो लेग थी PSL की वो ख़त्म हुई और अब लाहौर और पिंडी में मुकाबले होंगे। लाहौर में आज दूसरा मुकाबला होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड सामना करेगी लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स ने कल पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 240 प्लस लाहौर ने बनाया था पहले बैटिंग करते हुए और 200 से कुछ रन ऊपर बना सकी पेशावर ज़ल्मी की टीम। पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई, चाहे बॉलिंग का शोबा हो, चाहे बैटिंग का शोबा हो या ही फील्डिंग का शोबा हो। तीनों शोबों में लाहौर कलंदर्स ने उसे मात दी और लाहौर ने होम ग्राउंड पे अपना मुकाबला जीता। तो आज का एक दूसरा मुकाबला जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो पंजाब की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसके दरमियान जो मामला थे वो तय पा चुके हैं। अब कुछ माली तबादला होगा, कुछ पैसों की बात जो पंजाब हुकूमत मांग रही है उसमें कुछ ज़्यादा पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देने पर राज़ी हो गया है। मतलब कितने पैसे मांग रही है, वो तो 25 करोड़ उन्होंने मांगे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 करोड़ दे चुका है और अब कुछ पैसे और देने हैं। कितने पैसे देने हैं वो मेरे दोनों पैनलिस्ट आपको बताएंगे। कराची स्टूडियो में मेरे साथ हैं बदियू जमा। कोई तारुफ ज़्यादा लंबा नहीं कराने की ज़रूरत। बदियू जमा का तज्जिया आप सुनते रहते हैं न्यूज़ वन चैनल पे और दीगर चैनल्स पर भी ये जाते रहते हैं और उसके अलावा काफ़ी गहरी नज़र इनकी होती है क्रिकेट और दीगर खेलों के उमूर पर। बदियू जमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक है? खैरियत। बड़े अकड़ में बैठे हो आज। नहीं ऐसे ही बस मतलब तुम्हारे तज्जिए अगर सही हो रहे हैं, तुम्हारी प्रेडिक्शंस अगर सही हो रही हैं, तो आप हमें भूल जाएंगे। नहीं मैंने आपको कल ही कहा था, मैंने कहा ये हो रहा है, आप मान ही नहीं रहते। और जो अभी आपने पैसों की बात की तो 10 करोड़ में मामला चालू है। देखें, आपने बता दिया ना, 5 करोड़ PCB दे चुका है, 10 करोड़ पे मामला तय हुआ है। ये बिल्कुल बदियू जमा ने खबर दी। अब एजाज शेख साहब लाहौर में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका भी मैं तारुफ कराऊँ, उनसे भी चिट चैट करूँ। लाहौर का बड़ा नाम है एजाज शेख स्पोर्ट्स के हलकों में और इनके पास भी खबरें बहुत होती हैं। और कल इन्होंने भी मैच लाहौर के स्टेडियम में लाइव देखा है। एजाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत हलालुहू दोज़ख हरामुहू। अच्छा जी, आप 2 स्टेप आगे चले गए। लाहौर 2 स्टेप आगे जाएगा क्योंकि अब तो मुकाबले लाहौर में हो रहे हैं। तो आप बदी ने बताया कि 10 करोड़ में PCB ने तय किया है मामला, ये ठीक बात है? यकीनन ठीक बात है। ये एलामिया भी जारी किया है, लेकिन जब देंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि कितनी अमाउंट निगरान गवर्नमेंट तक पहुंच गई है। तो अभी ये उनके मामला ज़रूर तय हो गए हैं। ज़ाहिर है जब मामला तय हो गए हैं, अब ये सिग्नेचर नहीं हुए, जो एग्रीमेंट होता है या कुछ उन्होंने चेक नहीं दिया, शायद एंड पे दे, वो हो सकता है। ये जिस तरह हम तीनों यही बात कर रहे होते थे कि ये कशिश बढ़ाने के लिए बिलाखिर इसके मामला तय पा जाएंगे, कोई ज़्यादा फटा नहीं है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये ऐसे होते रहते हैं मामला। तो बाद में हो सकता है ये 10 करोड़ भी ये उसका भी रिलीफ ले ले किसी ना किसी ज़रूर, इसका भी अभी इम्कान मौजूद है। अच्छा, इसका भी इम्कान मौजूद है बदी जमा साहब? नहीं, जो हमारी जो एक आला ओहदेदार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हैं, उनकी मेरी तकरीबन 5 से 7 मिनट बात हुई है। तमाम तर चीज़ें मैंने पूछी। मैंने कहा आप तो डट गए थे, कह रहे हैं कि सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा पैसे आप कितना दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ हम पहले दे चुके थे। तो ये लाइटिंग का खर्चा जो है, जो स्ट्रीट लाइट लगी है, इसकी मद में हम जो है उनको पैसे दे रहे हैं। हो सकता है खरीद भी रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि स्ट्रीट लाइट जब पंजाब जी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ पैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि टोटल जो मामला हमारे हल हुए हैं वो पहले 90 करोड़ मांगे थे, फिर 45 पे आए, फिर 25 करोड़ पे आए, तो 10 करोड़ पे मामला जो हल हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 5 करोड़ दे चुका है और 5 करोड़ मजीद जो है वो निगरान हुकूमत को दे रहे हैं। बड़ी अच्छी नेगोशिएशंस की फिर तो एजाज शेख साहब PCB ने, कि 90 करोड़ का मामला आपने 10 करोड़ में तय अगर कर लिया, तो ये तो वही हो गया कि एक कालीन बेचने वाला जो कंधे पे कालीन रख के बेचते हैं ना शहरों में। ये मेरी जुबान के लफ्ज पकड़े आप, मैं कहना चाह रहा था। चले आप कह दें, आप कह दें, आप कह दें। बात है। नहीं सही कह रहे हो, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये पठान वाला मामला है कि बस जो उन्होंने मांगता 1000 है तो 25 रुपए का 30 रुपए का सामान दे के चला जाता है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एग्री। चले भाई, अब आते हैं लाहौर कलंदर्स का। कल आपने मुकाबला देखा, क्या परफॉर्मेंस दी है लाहौर ने। हर शोबे में आउट क्लास कर दिया पेशावर ज़ल्मी को। आप वहाँ मौजूद थे, आप ज़रा पहले तो बताइए कि आवाम का क्या सूरत हाल थी। कल फुल हाउस था लाहौर में, और उसके बाद फिर ज़रा इस मैच की का भी खुलासा कीजिए। हाँ जी बिल्कुल आसिफ भाई, ये जिंदा दलाने लाहौर ने एक बार फिर साबित किया है कि चाहे कोई भी मामला हो, चाहे सियासी मामला हो, चाहे मजहबी मामला हो, चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, तो वो बढ़ चढ़ कर बाहर निकलते हैं और हिस्सा लेते हैं।
तो कल जो मैच हुआ लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का, वो 3 बजे मैं एज लाइव करने गया तो उस वक्त ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी, कतारों में लोग आके खड़े हो गए थे अपनी फैमिली समेत। मतलब 4 घंटा पहले, 4 घंटा जी पहले 4 घंटे पहले, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। फुटेज भी थी कल, आपने शायद देखी होगी। तो फेस पेंटिंग करवा रहे थे, फ्लैग खरीद रहे थे लाहौर कलंदर के, कुछ लोग पेशावर ज़ल्मी के खरीद रहे थे, बराबरी पे ही काम चल रहा था। और फिर जब एंड पे मैं प्रोग्राम के बाद गया तो उस वक्त मुझे इतनी दुश्वारी हुई कि जो ड्यूटी पे जो डीएसपी खड़े थे उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ी, खुदारा अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहा ना तो मेरा ख्याल है मेरी एक इनिंग्स गुजर जाएगी, मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे गुजरने दो। दैन उन्होंने मेरा कार्ड चेक किया, देखा, फिर उन्होंने उनकी मेहरबानी को उन्होंने मुझे गुजरने दिया। तो ये एक हकीकत है। तकरीबन अगर अंदर लोग 24 से 25 हज़ार लोग मौजूद थे शायकीन क्रिकेट, तो मेरा ख्याल है 8 से 10 हज़ार वो लोग अभी भी बाहर मौजूद थे जो मैच की आखिरी दम तक अंदर आने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी सूरत में स्टेडियम में पहुंच जाए। और इतना अच्छा मैच जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से महरूम रह गए कि डिसिप्लिन की कमी की वजह से, और पुलिस ने जो नाक़िस उनकी हिकमत अमली थी कि इन टाइम लोगों को अंदर नहीं भेज सके, फैमिलियाँ कई परेशान होकर वापस चले गई सिर्फ इस वजह से कि परफॉर्म ये जो लोगों ने डिसिप्लिन बनाया हुआ था वो शायद बहुत सख्त था। वो इतना सख्त था कि पहले डिटेक्टर से चेक करो, फिर वॉक थ्रू गेट से गुजरना था, 4-4, 6-6 बार वॉक थ्रू गेट से गुजर के वहाँ तक पहुँचना था। गो के वो गाड़ियाँ भी चल रही थी वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये दुनिया ने एंजॉय किया जो वहाँ पे पहुँचे। जिन्होंने नहीं देखा, बाहर बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी, उन्होंने बाहर खड़े होकर मैच से खूब महसूस है। कुछ लोग लान तान करते हुए, तान तशनी करते हुए भी गुजर गए, वापस चले गए। इन्होंने कहा ना कि 6-6 जगह चेकिंग हुई और सब कुछ हुआ, लेकिन ये चीज़ हमें कराची में नज़र नहीं आई। आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अगर हम तो बाकायदा तौर पर हमें तो लोग पहचान भी चुके, शायकीन भी जो आ रहे थे उनका खाली उन्होंने टिकट देखना था और उनको वॉक थ्रू से गुजार के चले जाना था। तो ये यही है कि जब साबिक चेयरमैन थे रमीज़ आजा, तो उन्होंने एक बात की थी कि कराची में अब शायकीन क्रिकेट को कोई परेशानी नहीं होगी। हम उनको थोड़ा सा जो है ना, जो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोग 6-6 जगह चेकिंग से तंग हो जाते हैं। लेकिन अभी भी परेशान है। जो आपने नुक्ता उठाया था पहले दिन से कि जो खाने पीने का सामान है, इसमें देखिए एक बात, एक और बात, आप भी देखिए मसला ये है आसिफ भाई, आप भी बात, मैं ये जरूर कहता हूँ कि हर चीज़ महंगी होती है वहाँ पर, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है ना वो कभी सुधरने वाली नहीं है। अगर पानी की बोतल की इजाज़त दे दी जाए, अगर वो इंक्लोजर में ले जाए, तो आपको ग्राउंड के अंदर 20 से 40 बोतलें फेंकी हुई नजर आएंगी, ये बात मान लें आप। क्योंकि अगर आप बोतल लेके जाते हैं तो बोतल को अगर आप अपने सामान के साथ, देखिए बाहर ममालिक में भी तो लोग देके आते हैं, पूरे टिफ़िन ले जाते हैं, खाने ले आते हैं, एक बाकायदा तौर पर उनके पास एक शॉपर होता है जिसमें अपनी चीज़ें डालकर वापस वो ले जाते हैं, और जहां उनको डस्टबिन वगैरह नजर आता है वहाँ। हमारे वाले क्या करते हैं, या तो स्टेडियम में ही फेंक देंगे, तो या फिर जो है वो ग्राउंड में मार देंगे, तो उससे मैच भी डिस्टर्ब होता है। तो मेरे ख्याल में अगर शायकीन जब तक खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। नहीं, शायकीन सही नहीं कर रहे, लेकिन महंगी तो ना देना चाहिए। आसिफ भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा शायकीन को, वो शायद ये वजह थी कि पुलिस ने भी कुछ टिकटें मांगी थी जो पीसीबी ने उनको नहीं दी, तो शायद उसका गुस्सा निकाल रहे थे। नंबर 1 पता क्या, जो मेन फिरोजपुर रोड है ना, आप तो काफ़ी मरतबा कजाफी स्टेडियम आ चुके हैं, सारे एरिना का पता, चारों सड़कों कौन कौन सी उसको मिलती हैं, बदी भाई ने भी देखा होगा। जो फिरोजपुर रोड वाली सड़क है वहाँ पर सिर्फ एक जगह से फिरोजपुर रोड पे ओपन किया गया, वो मखसूस लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। और जो लिबर्टी वाला गेट है मेन बुलेवार्ड वाली साइड पे, वो सिर्फ एक है जहां से 26 से 27 हज़ार शायकीन क्रिकेट ने और टीमों ने वहां से गुजरना है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, वहां पे 1-2 गेट 27 हज़ार शायकीन के लिए काफ़ी हो सकते हैं, वो तो नाकाफ़ी होंगे। तो इसीलिए 4 घंटे पहले पहुंचने के बाद भी जब एकदम रश हुआ है तकरीबन 5, साढ़े 5 बजे के बाद, तो उस वक्त उनको थरथली मच गई जो इंतजामिया थी। अब क्या करें, लाइनें बना दी। कितने मैचेस हैं लाहौर में? 11 मैचेस हैं टोटल, 9 मैचेस हैं, 4 वो प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल, और 5 वैसे हैं। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू हुआ है कराची में। दूसरा मैच आज, दूसरा मैच है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हो जाएंगी। और ये आप देख लेंगे जिस दिन लाहौर का मैच होगा तो उस दिन आपको कजाफी स्टेडियम में लोग ज्यादा नजर आएंगे, ये भी है। अगर दूसरी टीमों का मैच होगा तो वहां पर आपको क्राउड कम नजर आएगा। देखिए जैसे भाई ये होम एंड वे की बुनियाद पर 5 जो पहले मैच हैं ये इधर। अच्छा ये बताइए, वो में जैसे कराची में मैच हुए तो कराची के जो मैचेस, 2 मैचेस, यहाँ जो 5 मैचेस हुए, आप देखिए कराची के मैचेस में फुल क्राउड था।
लेकिन दूसरे जो मैचेस यहाँ पर खेले गए जिसमें कराची नहीं खेला उसमें हमें 9 से 10,000 लोग नजर आए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगले मैचेस में कदाफी स्टेडियम में जिस मैच में लाहौर पार्किंग का निज़ाम कैसा है? कदाफी के अतराफ बहुत जगह है, हॉकी स्टेडियम है, सामने नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जगह बहुत है, लेकिन आपकी पार्किंग, मीडिया पार्किंग के बारे में बताइए और आम आवाम को कितना चलना पड़ता है? मैं आपको आज का ही वाकया बताता हूं कि मैं एज लाइव करने के लिए गया हूं, स्टिकर भी लगा हुआ है न्यूज़ वन की गाड़ी पे, तो पुलिस वाले के पास से गया, कहते हैं ये ग्रीन आपका जो कार्ड ये लगा हुआ ना, ये स्टिकर ये वाला नहीं चलेगा। तो फिर उसके साथ थोड़ी सी तलब कलामी भी हुई, क्योंकि मैंने वापस आना था, टाइम थोड़ा था, मैं थोड़ी सी बात करके फिर मैं ही साइड पे हो गया। तो वो कोई भी जो हरबा, कोई जुकुलियाँ, कोई लम्हा पुलिस वाले ज़ाया नहीं करते किसी को स्विच करना हो कि अब ये आ गए, ये अपना रोप झाड़ेंगे, हम साबित करेंगे, हम ड्यूटी पे खड़े, हम तो नहीं गुजरने देंगे इधर से। जो बदी भाई कहते हैं ना, हम जाते थे, देखते थे तो चले जाते थे। ये लाहौर में ऐसा नहीं, हर रोज़ गेट पे नए बंदे होते हैं और ये आते भी मैच टू मैच हैं, भले उधर भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 15 नंबर गेट पे आज जो लोग खड़े हैं 10 लोग, कल वो 10 नहीं होंगे, कुछ और कोई 10 लोग होंगे, इस वजह से भी परेशानी तो होती है। दूर है पार्किंग, आवाम की पार्किंग दूर है, पार्किंग दूर है, बहुत दूर है। देखिए हमारे लिए तो इसका मतलब है वहाँ पार्किंग दूर है। यहाँ आप देखें आसिफ भाई कितनी आसानी है पार्किंग के लिए कि एक नेशनल कोचिंग सेंटर और बराबर में चाइना ग्राउंड था, तो ना सिर्फ पब्लिक को अच्छा पब्लिक के लिए भी अलग गाड़ियाँ थी, जो पब्लिक अंदर आना चाहे वो, फिर हम लोग खुद जो है अपनी बाइक्स वगैरह वहाँ जाके खड़ी करते थे और आप हम गाड़ी में अंदर आ जाते थे। तो एक अच्छा एक सिस्टम कराची में अच्छा बना है। चलें, अच्छा ये तो हमने देखा है आंखों से अपनी। तो कराची में निज़ाम बड़ा स्मूथ था, ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी रोज़ जाता था, बदी जमा भी रोज़ जाते थे। तो इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, कुछ मैचेस की हम बात करेंगे, 2 मुकाबले, एक मुकाबला आज होगा शाम में और एक मुकाबला हुआ कल, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। हम बात करें पीएसएल के सीज़न 8 की, जहां मुकाबला आज होगा लाहौर में। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबले होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक जीत हासिल की है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इससे पहले कराची में, और लाहौर कलंदर्स ने भी कल जीत हासिल की। तो दोनों ही टीम्स का मोराल काफ़ी हाई होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कल का मुकाबला थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि फ़खर जमान बहुत अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा बॉलिंग शाहीन अफरीदी ने 5 विकेटें ली। तो लाहौर कलंदर्स तीनों शोबों में छाया रहा। पहले जो बैटिंग की उसी से उन्होंने पेशावर को आउट कर दिया था। देखिए एक तो बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन ऐसा लिया गया कि शाहीन ने टॉस जीतकर पहले जो है वो बैटिंग की, लेकिन शुरू में अगर आप देखें तो 4 ओवर में सिर्फ 14 रन थे। तो सभी लोग ये कह रहे थे यार ये कौन सा ये फैसला कर लिया, 4 ओवर में 14 रन T20 क्रिकेट में बड़ा वो रखते हैं। कम है, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगले 16 ओवर में 207 रन बनाए लाहौर ने, 207 रन। तो ये तकरीबन 13 से 14 रन की एवरेज बनती है कि जो उससे खेलें। तो सबसे अच्छी बात जो है कि कल जो मुझे सबसे ज़्यादा, फ़खर ने ज़रूर छक्के मारे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बैटिंग देखने में मज़ा आया वो अब्दुल्ला शफीक की। उसने आउट क्लास इनिंग खेली है, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले और पहला मैच खेला, जबरदस्त बिल्कुल। और लोग उसको कहते हैं कि टेस्ट मैच का प्लेयर है, टेस्ट मैच जिसमें खेलता है, लेकिन उसने जो कवर ड्राइव खेले, जो उसने सीधे शॉट मारे, जो उसने पॉइंट पे खेला, आउटस्टैंडिंग खेला। तो क्रेडिट तो मोहम्मद वसीम को जाता है इसका। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे जो है वो है, जो बात मानने की है वो माने। जो भी चीफ सिलेक्टर जो लड़कों को लेके आए, बहुत ज़बरदस्त ये लड़का है, ना सिर्फ टेस्ट मैच के लिए, वनडे के लिए, बल्कि T20 में उसने साबित किया। और दूसरा फ़खर जमान थोड़ा सा बीच में आप देखिए शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन वो पावर प्ले में 36 रन बने, पावर प्ले में 36 रन बने। उसके बाद अगर आप देखें तो ज्यादा बाद में इन्होंने बैटिंग की है। 45 गेंदों पे 96 रन बनाए फ़खर ने, 46 गेंदों पे 96 रन बनाए, ठीक है। उसके बाद जो इसने 31 रन पे 50 किए, पे 75 रन 34 गेंदों पे करने के बाद ये आउट हुए। तो मेरे ख्याल में बैटिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सिम बिलिंग इनकी जो टीम में है तो वो भी उसने आते ही बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की, इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप जाएँ ना बॉलिंग में, तो बैटिंग में पेशावर की, अगर मैं कहता हूँ कि कैडमोर आउट नहीं होता तो 15 ओवर में 160 रन उनके भी हो गए थे, 15 ओवर में 160 रन उनके भी हो गए थे। और कैडमोर के आउट होने के बाद और सैम अयूब के आउट होने के बाद जो है ना, बहुत अच्छा गेंद किया था कैडमोर, वो हुआ है। अगर वहां वो आउट नहीं होते तो मैच बहुत, आप कह रहे थे ना बड़े मार्जिन से, देखिए 241 करने के बाद 40 रन से वो मैच आ रहे हैं। 40 रन का मार्जिन तो बड़ा कहलाता है ना, 40 रन का। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कैडमोर आउट नहीं होते तो मैच बहुत ही क्लोज चले
एजाज शेख साहब, आपसे मैं बात करूंगा उन दो गेंदों की जिन्होंने मैच पलटा। एक तो बाबर आजम को जो आउट किया था शाहीन आफरीदी ने, वो गेंद पड़ के अंदर आया। यार बाबर आजम की आउट गेंद से मैच कौन सा नहीं, बदला सुन लो ना, मैं कहने वाला हूँ ना। दूसरा जो आउट कैडमोर बदला है, ये कौन सा हो गया यार? बाबर आजम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत मानते बड़ा हो? खिलाड़ी है, नाम बड़ा होगा। अब कल रन कहाँ है भाई? कल रन नहीं है ना। अब मेरी बात तो पहले मुकम्मल होने दो यार। बाबर आजम का नाम सुन के ना इनको आग लग जाती है बदी को। ये इनका मैंने गेज बढ़ा दिया था, इनका मैंने चूल्हा जला दिया इनके नीचे। बाबर आजम के बाद कैडमोर का इन्होंने जिक्र किया। कैडमोर को जो हारिस रऊफ ने आउट किया, जो गेंद उसने किया, ये दो बॉल्स मुझे लगा था कि ज़बरदस्त थी पेशावर की इनिंग्स में। आप क्या कहते हैं? देखिए, जब शहनशाह अफरीदी ओवर करने के लिए और पहला ही बॉल था और हारिस का बैट टूटा ओपनर का, तो उस वक्त लगता है कि उन्होंने जब बैट तोड़ा ना, तो शायद उस सब टीम पे धाक बैठ गई कि आज पता नहीं ये क्या करने वाला है। और शहनशाह अफरीदी ने वेरी नेक्स्ट बॉल पे उनकी किल्ली भी उड़ा दी। अच्छा, जो उसको क्या उड़ा दी? क्या उड़ा दी? क्या उड़ा दी? किल्ली उड़ा गिल्ली किल्ली या दिल्ली वाला साहब हुआ, दिल्ली तो ना जा सके, किल्ली जाएगी उड़ गई उनकी। और उसके बाद जब 7 रन पे बाबर आजम पहुंचे, वो बड़ा गैर मुतवक्के तौर पर वो भी बोल्ड हुए। और उसमें पता क्या हुआ? सबसे आम बात, जो बेल्स ऊपर पड़ी होती है ना, वो तकरीबन 57 यार्ड दूर जाके पीछे गिरी है विकेटकीपर से। 57 यार्ड्स यार्ड ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। हम सारे बैठे थे, कानों को हाथ लगा रहे थे कि सिर्फ 1.5-2 गज बाउंड्री के पास रह गया था। मतलब 2 पिच, जहां पे उनकी यानी 2 पिचेस, 22 गज की पिच होती है ना, तो डबल कर लें पिच से। अब आप अंदाजा लगा लें 44 उसकी स्पीड। हाँ जी, स्पीड कितनी होएगी उसकी। असल में जो बॉल थी ना, बॉल थी वो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट स्टंप को इसने हिट नहीं किया। उसकी जो बॉल थी उसने हिट किया जाके बेल्स को, तो इसलिए बेल्स जो है वो ज्यादा दूर गिरेगा। स्टंप को साथ उड़ा के लेगी, उड़ा के लेगी। बिल्कुल बॉल ऐसा था कि जो खेलने वाला नहीं था, कोई भी उसको नहीं खेल सकता। कोई भी नहीं खेल सकता, ये नहीं लॉजिक है, कोई भी नहीं खेल सकता। कोई भी नहीं खेल सकता। मैं तो ये कह रहा हूं, क्यों नहीं खेल सकता? कोई भी नहीं खेल सकता, ऐसा थोड़ी होता है। गेंद इतना तेजी से अंदर आया कि मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल। वर्ल्ड नंबर 1 सबके लिए बैट्समैन है मुश्किल है भाई। इसी मुश्किल गेंद को ही खेलने के लिए आप हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप दुनिया में जाकर खेलते हैं, तो आपको इसी अच्छी गेंद अभी को तो भी खेलने मैच के लिए शुरू हुए हैं, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ अच्छा, है। एजाज शेख की बात सुन लें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो, बड़ा बल्लेबाज हो, विवर रिचर्ड हो, सर गैरी सोबर हो, इंजमाम हो, तेंदुलकर हो, कोई हो, माजी का, मुस्तकबिल का भी, या मौजूदा हालात में जो भी है, तो क्या एक बैट्समैन की, एक बैटर की जिंदगी एक बॉल पे मुहित नहीं होती? एक बॉल पड़ता है, इतना बड़ा बल्लेबाज होता है, वो आउट होकर पवेलियन वापस पहुंच जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? तो बाबर आजम नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो वो आउट होने के लिए भी आते हैं। बॉल पड़ सकता है, किसी को भी पड़ सकता है, किसी तरह की लो बॉल्स हो सकता है, शोल्डर हाइट पे जा सकता है, पुल करते हुए आउट हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, कैच आउट हो सकता है, कितनी चीजें होती हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि बाबर आउट नहीं होता। आउट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ। और जिस तरह शहीनशाह अफरीदी जिस रिदम में थे ना, जिस तरह आप लोग पहले बात कर रहे थे, ये एक वाकई हकीकत है। मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर उनके सामने कोई भी होता उस टाइम ना, तो 5 तो क्या वो सब कुछ उड़ा के ले जाते। तो पूरे रिदम में थे, पूरे जोश के साथ बॉलिंग की उन्होंने। बहुत अच्छी बॉलिंग की शहीनशाह अफरीदी। जो बॉलर है उसका काम है बॉलिंग करना, अच्छी बॉलिंग करना, बैट्समैन को आउट करना। उसका टारगेट ही ये होता है कि मैं बैट्समैन को रन न बनाने दूं और उसके आउट करूं। उसने अपनी लाइन और लेंथ बहुत अच्छा बॉल किया, उसका बॉल अंदर बड़ा अच्छा आ रहा था, उसका बॉल स्विंग भी हो रहा था और बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। और एक और बात जो वकास यूनुस ने कमेंट्री में की थी, शायद आपने सुनी नहीं होगी, तो वकास यूनुस ने कहा कि शाहीन अफरीदी जब 5 आउट कर चुका, तो वकास यूनुस ने कहा कि मैच से पहले मेरी शाहीन से बातचीत हुई, तो शाहीन ने ये मुझे कहा था कि मैं आज वकार भाई 5 आउट करूंगा, तो वाकई उसने आज 5 आउट करके दिखाए। तो ये चीजें वो होती हैं जो एक प्लान बना लेते हैं। मैच के बाद क्यों बताते हैं वकार भाई, या जो भी होता है? कमेटी के दौरान बताया उन्होंने। नहीं, 5 ले चुका था ना वो। हाँ ले चुका, मेरी बात हुई थी। 5 ले चुका था ना, मैं यही कह रहा हूँ। वकार भाई एक बात है, मैं मजाक ही कह रहा हूँ, मजाक की वकार भाई पाकिस्तान के कोच रहे हैं। वकार भाई ऐसे बॉलर थे कि उन जैसा कोई बॉलर नहीं पैदा होगा, पैदा नहीं हुआ अभी तक। तो वकार भाई अगर पहले थोड़ा सा बताए थे तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे ख्याल में आपको मैच से पहले भी बता देते हो, ज्यादा अच्छा होता। बहुत अच्छा होता। टॉस के वक्त बता देते कि शाहीन आज 5 आउट करेगा। भाई मैं जो कह रहा हूँ वो बात आप समझिए, जो चीज होती है उसके बाद बताई जाती है ना।
इजाज यानी मैच से पहले ही इजाज आपको भाई, बता आप देते। मेरा कंसर्न समझे, मैं वकार यूनुस की बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, आप मैच से पहले आपको बता देते। बिल्कुल मैच से पहले बताना चाहिए था। अरे यार, ये क्या हो गया आपको, उसने आउट किया ना। बदी भाई, वो आसिफ भाई सही कह रहे हैं, जब आप बता सकते हो कल अरे लाहौर भाई, कलंदर आप भी जीतेगी तो आसे जीता नहीं। आप भाई, आप नहीं, भी तो आसिफ जीती भाई के नहीं साथ थी। दें, या आप भी नहीं आसिफ भाई के नहीं, साथ ये दें। बता जो बात यार, रेल मैंने है उसका क्वेश्चन जवाब दिया, दें। इसका जवाब दें, सिर्फ इसका जवाब दें। क्या आप बताते हो तो आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं होती? बताएं। मैं कह रहा हूँ ना प्रेडिक्शन तो फिर ये क्या बात हुई? नहीं, ये यार बता वकार सकते की हैं, क्यों नहीं प्रेडिक्शन बता नहीं थी, सकते? ये वकार की वकार ने प्रेडिक्शन नहीं बताया थी। लेट उससे वकार- बात हुई थी ना, हाँ, उससे बात हुई, थी, उसने वो बात सच कर दिखाया। हाँ, बिल्कुल उसने यही- सच कर दिखाया, ये- तो सही बात। ये- तो वकार ये भाई अगर स्टोरी चल पहले- रही है, मैंने भी, मेरी नजर से भी ये गुजरी है। पहले ये बिल्कुल, बता देते, पहले अगर जी, वकार जी। भाई बता देते ना उनके 5 लेने से पहले, तो और ज्यादा बात होती, और ज्यादा हम तारीफ आइंदा मैं करते। उनसे ये कहूंगा, नहीं, जब भी वकार ऐसा भाई से होगा आप ना, कह कोई दें। बात उनसे होगी, उनसे कह दिया करेंगे हमें पहले बता हाँ, दिया। पहले बताएं, क्योंकि जो क्या हो गया उनसे उनसे ये पूछना आज आपकी किस किस क्रिकेटर से हाँ। बात हुई है और क्या क्या हुई है, ताकि अगर सच हो जाए या झूठ हो जाए तो हम भी पता है, हमें तो पता भाई, चले, वकार तो यूनुस के फैसला हम- करें कि आपने क्या कहा उनको और उन्होंने आपको क्या कहा। वकार भाई की, पहले बता हम दें। वकार भाई की सलाहियतों तो थोड़ी शक कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ? अच्छा, एक और आपके कप्तान ने भी जो है आज, साबिक कप्तान ने मौजूदा कप्तान जो कोयटा के, उनको कह दिया कि इसको कप्तानी से हटा दें। ठीक है, साबिक कप्तान कौन? शाहिद अफरीदी ने, हाँ मैंने सुना है यार, ये एक नई बहस शाहिद अफरीदी ने छेड़ दी है एजाज शेख साहब कि वो, पर चले पहले बदी से मौक़िफ़ लेते हैं। कराची में ही बात हुई है, एक टीवी चैनल जिस पर शाहिद अफरीदी तबसरे करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कह चुका था नदीम उमर साहब से, जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं, कि सरफराज को कप्तानी से हटा दें। देखिए, जब आप इवेंट से पहले ही कह चुके थे उनसे कि यार कप्तानी से हटा दो, इस पर प्रेशर है, और प्रेशर नहीं लेगा तो अपनी बैटिंग भी अच्छी करेगा और आपकी टीम भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जबकि नदीम उमर पहले से ही कह चुके हैं कि मेरा कप्तान हमेशा से 10 साल तक यही है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एक प्लेयर है, अगर वो एक सीज़न में परफॉर्म करता है, नो डाउट उसने जीता है, 3 सीज़न हो गए ना, अगर एक सीज़न होता है तो हम वो नहीं कहते, 3 सीज़न जब से पाकिस्तान आई है ना PSL, बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर पीछे रह गई। पीछे रह गया, और एक परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान की परफॉर्मेंस खुद की नहीं है, और जो आपकी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। टीम कम्बिनेशन पे भी शाहिद अफरीदी ने बात की है, उसने कहा कि मुझे कहीं भी कोयटा का टीम कम्बिनेशन नज़र ही नहीं आता कि इनकी बैटिंग क्या है, बॉलिंग क्या है, इनके बेंच स्ट्रेंथ पे कौन बैठा हुआ है। तो कप्तान की ये मर्जी, मुझे बताएं 5 मैचेस में 103 रन कप्तान ने किए, एक बार वो नीचे के नंबर पर है, बाकी वो 4 नंबर पर खेलते रहे। तो यहाँ उन्होंने इमाद की मिसाल दी, उन्होंने कहा ठीक है कि कराची की टीम हार रही है, लेकिन इमाद जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है। तो एक जो कप्तानी भी अच्छी, एक जो एक कप्तानी, उसने कहा कि अब एटीट्यूड भी शाहिद अच्छा शाह है। अफरीदी वो अभी उन्होंने तो बात तो एक नहीं सोशल की। मीडिया पे क्लिप चल रहा है, उन्होंने गाली दे दी थी एहसान उल्लाह को आते हुए। खैर वो ये तो अलग ये इशू है, चीजें छोड़े हैं, ये अलग असल इशू है। में गाली वाली हाँ। वाली वो बात तो नहीं, लेकिन कप्तान को एक परफॉर्मेंस, जैसे शादाब है फ्रंट से लीड कर रहा है, और वो जो है आप साबिक स्पीड स्टार जो आजकल बड़े बातें हर जगह कर नाम रहे लो भाई, नाम लो। शुएब अख्तर शुएब, साहब, अच्छा, उन्होंने तो शुएब शादाब को कह दिया कि मुझे तो मुस्तकबिल का अजीम कप्तान नजर आता है, इसके अंदर बोलने की भी सलाहियत है, इसके अंदर इसकी बॉलिंग भी अच्छी है, इसकी बैटिंग भी अच्छी है, और कप्तानी की बहुत और अच्छी रिलैक्स कर रहा रहता है शादाब। ये है। ये तो ये नई- बात तो मुझे भी शादाब में ये नई नजर आई। बहस शुरू कर दी है बदी जमाने, यहाँ पर इतने सारे कप्तान बदल दिए, पहले तो शाहिद अफरीदी वाली बात आपने भी सुनी है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने जिस तनाज़र पे बात की वो उससे एग्री करना पड़ेगा। उन्होंने उनके सरफराज के खिलाफ बात नहीं की, समझाने की कोशिश की है, कोयटा ग्लैडिएटर की फेवर में बात की है कि अगर आपने जीतना है, कुछ करके दिखाना है PSL ने, तो इसके लिए ज़रूरी है कप्तान खुद परफॉर्म करे। तो उन्होंने फिर बाबर आजम की मिसाल दी, इमाद वसीम की मिसाल दी, मोहम्मद रिजवान की मिसाल दी। असल में बात यह कि एज ए रिपोर्टर अपनी मर्जी का साउंड बाइट उठाते हैं और अपनी मर्जी की बात दरमियान में से निकाल कर हम लोग वो बात शुरू कर देते हैं। उन्होंने जिस तनाज़र में बात की वो यही बात की थी कि जब तक कप्तान फ्रंट पे लीड नहीं करेगा, जिस तरह बदी ने भी कहा। अच्छा एक सेकंड एजाज भाई, एक मिनट आपको यहाँ रोक रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करने जा रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेकर मैं सीधा आपके पास आता हूँ और इस बात को आपसे मुकम्मल करने का मौका आपको देता हूँ। टेक अ ब्रेक। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं और हमारा साथ पैनल वही मौजूद है, बदीउज़्ज़मा कराची में और लाहौर में एजाज शेख साहब। एजाज शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्विकली आप बता रहे थे शाहिद अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको आप एलेबोरेट कर रहे थे जी।
पहले तो मैं आपको इसमें इससे पहले भी एक बात बताऊंगा कि दोनों जो टीमें हैं, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीमें हैं वो गजाफी स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और ड्रेसिंग रूम में ठीक है। चेंज कर रही हैं ताकि वो आए। ठीक है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि शाहिद खान अफरीदी का सिर्फ और सिर्फ अगर मकसद था तो वो सिर्फ ये था कि क्वेटा ग्लैडिएटर भी अच्छा परफॉर्म करे और कप्तान भी जिस तरह माजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसे करें और उनकी टीम भी कुछ करके दिखाए। उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि उनकी पसंद का कोई और लड़का मौजूद है तो इसको हटाकर उसको बना दिया जाए कप्तान, बल्कि उनका मकसद सिर्फ ये था कि सरफराज एक अच्छा प्लेयर है और अपने रिदम में वापस आए और अच्छा परफॉर्म करे। मैं तो इस जगह पे पहुंचूँ जी। ठीक है, ये बात सही है। अब आखिरी मुकाबला आज का जो दूसरा मुकाबला होगा जिसके लिए टीम आ चुकी है, पहला मुकाबला आज का, और लाहौर में होने वाला दूसरा मुकाबला, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स आ चुकी हैं स्टेडियम में। दोनों टीम्स हम पल्ला हैं, बेहतरीन टीम्स हैं, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। टॉस जीतकर बैटिंग करेगी टीम या बॉलिंग करेगी, आप क्या कहते हैं वहाँ के हालात को देखते हुए? आपका अंदाजा क्या है? जिस तरह लाहौर ने कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो पॉसिबल है कि जिस तरह किया तो आज भी अगर वो टॉस जीतते हैं ना तो वो आज भी मुमकिन है कि वो यही फैसला करे कि बैटिंग करें और इनको अचीव करने के लिए स्कोर दे जो 190 से ऊपर हो। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि ड्यू सेकंड इनिंग में था, तो ड्यू इज अ फैक्टर जो टॉस के ऊपर असरअंदाज होगा। लेकिन वो इस ज्यादा नहीं था, वो जिस तरह एक ओस जब पड़ती है तो साफ पता चलता है, स्लिप भी हो रहा होता है, बॉल भी गीला हो रहा है, रुमाल लेके वो साफ भी करते हैं। जो अंपायर्स होते हैं बार बार उनकी परेशानी भी होती है, रो भी फेरते हैं ब्रेक में जब वाटर ब्रेक होता है, तो इसके बावजूद वो ऐसी कोई चीज नहीं थी, पार्ट जरूर रही थी लेकिन उसकी वो ज्यादा नहीं है। क्योंकि राशिद खान के कुछ ओवर से मैंने देखा था कि राशिद ने ऐसा किया था कि गेंद साफ कर रहे थे अंपायर से लेकर। राशिद की 2 ओवर में 32 रन जब बने तो वो ऐसा था कि ग्रिप नहीं हो रहा था। राशिद को भी ने देखा कि वो तौलिया लेकर बार बार जो है बॉल को साफ कर रहे थे। देखिए कल उसने बोल्ड डिसीजन लिया, इस वजह से लिया कि वो चाह रहे थे कि हम ऐसा भी करके देखते हैं कि पहली बैटिंग करके जीतें तो सेकंड बैटिंग में हमें जो है वो किस तरह की हिकमत जो अमली होनी चाहिए। तो पहली बैटिंग उन्होंने इसी वजह से की कि हम सेकंड बॉलिंग करके देखते हैं कि हमें कितनी मुश्किलात हो रही हैं। तो अभी शुरू के मैच हैं, पहले वो जीते हुए भी हैं, तो उन्होंने हो सकता है इस कम्बिनेशन को आजमाने के लिए ये चीज़ की हो और इसमें वो कामयाब हुए हैं। और ख़ास तौर पर मैं बताऊं कि ये दूसरा मैच था, इससे पहले जितनी भी टीमों ने टॉस जीता है या हारा है तो उन्होंने फील्डिंग की है, लेकिन ये पेशावर इसका जो कल का मैच था लाहौर का, इन्होंने बैटिंग की है। और फिर जो इस्लामाबाद का मैच था कोयटा से जिसमें 222 रन किए थे इस्लामाबाद ने, वो टीम जो है वो ये दोनों टीमें टॉस से जीत के तो दोनों टीमें दिलेर कप्तान है, उन्होंने बिल्कुल दिलेर कप्तानी, उन्होंने यही कहा कि कम्बिनेशन को आजमाया जाए कि हम बाद की बैटिंग में हमारे प्लेयर क्या कर सकते हैं और शुरू की बैटिंग में या बॉलिंग में तो किस तरह इस्लामाबाद की बैटिंग अगर आपके सामने रखूं मैं और लाहौर की बॉलिंग, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए इस्लामाबाद की बैटिंग जो है बड़ी बैटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। 10वें नंबर तक बैटिंग कर 10वें नंबर तक गुरबाज के आने से उनका काफ़ी वो फर्क पड़ा है। फिर उनके आजम खान बहुत अच्छी फॉर्म में, आसिफ अली, शादाब खुद जो हैं, फिर आप उनको ये नहीं कह सकते कि उनकी बैटिंग हल्की है। यहाँ पेशावर की थोड़ा सा जो है मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ लाहौर नहीं, पेशावर के खिलाफ जो उन्होंने वो किया था, जो कल मैच हुआ था, तो उसमें उनकी बैटिंग जो थी ना, उनकी बैटिंग में वो चीज़ इतनी नहीं थी। शुरू के आरएस ने वो लंबा नहीं खेल पाता, खुद बाबर कह चुका है कि इसको लंबा खेलना पड़ेगा, 30-40 रन करके वो हमेशा से ही आउट हो जाता है, तो इतनी वो नहीं थी। लेकिन इनकी बैटिंग में ऐसा है कि आजम लंबा खेल रहा है, आसिफ अली भी जो है वो लंबा खेल रहा है, गुरबाज जो है वो लंबी बैटिंग करना जानता है। तो ये चीज़ है कि उनकी बैटिंग में काफ़ी फ़र्क है। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग में अगर देखें, इनके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, तो उनके पास जो फैजुल्ला है वो बड़ा अच्छा बॉलर है, फिर हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, फिर 2 लेग स्पिनर इनके बरार और शादाब है, तो एक जैसा है। इनके पास सिकंदर रजा है, इनके पास सिकंदर रजा है, राशिद खान है, और इसके पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। तो पांचों बॉलर जो हैं दोनों टीमों के बेहतरीन है। अब असल मुकाबला इन बॉलर्स का उनकी बैटिंग से होगा कि उनके बैट्समैन कैसे निमटते हैं दोनों टीमों। भाई बड़ा अच्छा तजिया बदी ने पेश कर दिया, दोनों टीम्स हम पल्ला नजर आती हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त मुकाबला होगा। मेरे ख्याल है बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिला के, अगर आप चेक करें तो मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों टीम्स का। आप बिल्कुल सही कहा, और परफॉर्म भी कर रहे हैं कि ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। चाहे गुरबाज की बात कर ली जाए, इनके बाद मनरो, एलेक्स हेल्स भी, तो इस तरह आसिफ अली जिस तरह बात की, तो ये बैटिंग लाइन में अगर
बहुत मजबूत हैं। तो फ़हीम अशरफ का नाम नहीं लिया, हसन अली का नाम तो आपने लिया, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। असल बात यह है कि हम पल्ला टीम में ज़रूर है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार जो एक प्लेयर एक दिन खेलता है तो वो उसी तरह की रिदम में होए और एक बार फिर वही परफॉर्मेंस दे कि लोग आशीष कर उठे तसलसल। बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक प्लेयर एक दिन करे तो दूसरे तीसरे दिन चौथे मैच में पांचवें मैच में भी वो अपना तसलसल बरकरार रखे। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि आज भी जो शौकीन क्रिकेट यहाँ पे पहुंचेंगे कदाफी स्टेडियम लाहौर में तो वो खूब इंजॉय करेंगे, चाहे बैटिंग लाहौर कलंदर की हो या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो जी, तो इसी तरह जो बॉलिंग है, बॉलिंग भी दोनों की स्ट्रांग है। अब देखना यह है कि अब बाजी कौन मारता है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजम खान बहुत अच्छा खेले पिछला मुकाबला, लेकिन आज आजम खान थोड़े से शायद उनको बॉलिंग जो सामना करेंगे वो लाहौर की, वो थोड़ी डिफरेंट बॉलिंग है। तो आजम को भी थोड़ा संभल, आजम आते देर से हैं लेकिन फिर भी उनके साथ देखिए आप उस दिन बात कर रहे थे कि आजम भी आसिफ भी नहीं, उस दिन आप बात कर रहे थे कि आजम खान को अच्छे बॉलर नहीं मिले बाहर के। अच्छे बॉलर। देखिए अब जो पिछला मैच है अगर आप उसको बाएं तो उसमें पाकिस्तान की 3 ऐसे बॉलर उनको बॉलिंग कर रहे थे कि जो मुस्तकिल पाकिस्तान टीम में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे ना, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। मैं वो कह रहा हूँ हैं तो वही ना, नसीम शाह, हसनैन हो गया या नवाज हो गया। और यहाँ पर देखें आरिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, जमान खान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी आज राशिद खान है, फिर राशिद खान आपको मिलेगा। स्पिनर को मैंने देखा आसिफ भाई, अगर आपने भी आजम को देखा होगा स्पिनर पे बैटिंग अच्छी करता है वो, ये नहीं कि आजम का स्ट्राइक रेट स्पिनर पे ज्यादा अच्छा है। दूसरा वो फास्ट बॉलर पर जिस तरह की वो हिटिंग कर रहा है, अगर वो उसका बल्ला चल गया तो मैं कह रहा हूँ अब मैं सुन रहा था 2 दिन पहले यूनुस खान को, कामरान अकमल को भी, तो उन्होंने भी ये कहा कि आज़म की फ़िटनेस पे बात हो रही है, आज़म की इसने स्किल्स बड़ी अच्छी अपनी की हैं, वो 2 से 3 रन भी भाग सकता है, वो जो है वो ग्राउंड के। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है कि हमेशा आप देखते हैं कि आज़म खान लेग स्टंप पे मिड विकेट या मिड ऑन या फिर स्क्वायर लेग पे मारता था, लेकिन उस दिन मैच में देखा आपने कि उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्के मारे, कवर पे भी उन्होंने पॉइंट पे भी छक्का मारा है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि उसने अपनी बैटिंग पे बड़ा काम किया है। तो अगर एक ऐसा बैट्समैन T20 टीम की बात कर रहा हूँ, आप तो सारी बातें फिटनेस पे आ रही हैं कि वो फिट उसको अपने आप को वजन कम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 2 से 4 मैच ट्राई करके देख लें, अगर पाकिस्तान टीम में उसकी जगह बनती है। पाकिस्तान के लिए तो खेल चुका है पहले, नहीं ट्राई कर देख लें। इस तरह का प्लेयर आपको चाहिए जो आपको T20 में बड़े रन करके दे। तो ये तो अब मैनेजर के ऊपर है या फिर जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आए उनके ऊपर है कि आया अब जो नेक्स्ट टीम T20 की मुंतखब होगी उसमें किस तरह से खिलाड़ियों को देख रहे हैं। का सिर्फ एक इशू नजर आता है, आपको पता है ना, समी भी एक जगह मैच देख रहे हैं, एक जगह हारून रशीद भी मुस्तकिल लड़कों को देख रहे हैं, फिर जो है यासिर हमीद भी देख रहे हैं। तो हो सकता है इनको कुछ चीजें ये इन्होंने नया एक दूसरी तरफ ले गए डिबेट को। आजम खान क्या पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में जगह बनाने का अहल है आपके ख्याल में, इजाज शेख साहब, इस एक परफॉर्मेंस पे? बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, वो इसलिए कि अभी जो अच्छे मैचेस, जो असल फैसला कुन मोड है वो आने वाला है। वो टेम्परामेंट देख रहे हैं। आज का मैच भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर वो शहनशाह अफरीदी के साथ वही ट्रीट करता जो कल कर रहा था, 2 दिन पहले कर रहा था, तो फिर तो बड़ी बात है। राशिद खान वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं किसी की भी, ऐसा ही है। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि वो इन दोनों बॉलर्स के साथ कैसा ट्रीट करता है। अगर आज वो अच्छा खेल रहा है और इसके अलावा उसको ये भी पता है कि दूसरी साइड पे फ़खर जमान है, मेरा ख्याल है वो ये ज़हन लेके उतरेगा ग्राउंड में कि मैं फ़खर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। और फ़खर को ये होएगा क्योंकि दोनों ने 19 में गए हैं, 96 किया है। अब दोनों का आपस में भी कंपटीशन है और बॉलिंग के अटैक दोनों को अच्छे बॉलिंग अटैक का सामना है। अब ये देखना है कि कौन इसमें कामयाब होता है और कौन बड़ा प्लेयर है और टेम्परामेंट किसका है। अभी तो आज ये पता नहीं, 1-2 इनिंग्स में ये तो चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, हम तो ये कहते हैं भाई 2-3 इनिंग्स से उसको नहीं जांचा जाए, उसको मुस्तकिल खेलने देने चाहिए। अगर वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी मुस्तकिल मिजाजी है, मुस्तकिल वो रन कर रहा है। आजम खान के साथ मसला ये है कि आजम खान की फिटनेस का जो भी मयार हो, लेकिन विकेट कीपर है वो, विकेट कीपिंग में वो रिजवान को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये मेरे लिए एक सवाल है। विकेट कीपिंग में ये इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि जितना भी होएगा ना, ये जिस तरह सरफराज को रिप्लेस करने में एक मुद्दत लगी मोहम्मद रिजवान को, इसी तरह ये एक तरीका तय है, इसको भी एक टाइम लगेगा अभी।
क्योंकि एज भी है, नसीर भी है, मोहम्मद हाँ, हारिस भी है, तो उसके बाद आजम खान, ये 3 विकेट कीपर हैं और डोमेस्टिक भी होएगा और उसके बाद चेक करेंगे कि वो क्या है एज ए बैट्समैन तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितने मैचों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फाइनल तक टीम अगर मेरे ख्याल पहुंची में है तो आसिफ उस भाई, वक्त तक इनकी पोजीशन क्या आसिफ होगी? भाई, अब मेरे ख्याल में मैंने एक बार तो सवाल किया था बाबर आजम से भी कि ये जो फॉर्मेट है, इन फॉर्मेट में क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी जी चेंजिंग होनी चाहिए, तो उसने खुद भी कहा था कि ज़रूर होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, फास्ट बॉलर भी होने चाहिए और बैट्समैनों को इसको भी चेंज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फॉर्मेट के हिसाब से हाँ, ये फॉर्मेट के हिसाब से जब ये वक्त आएगा तो उस वक्त इस पर बात करेंगे। अभी तो पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 के मुकाबले चल रहे हैं और तकरीबन दरमियान में पहुंच चुका है पीएसएल का सीज़न ये वाला, और आज लाहौर में मुकाबला करेगी लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।